हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। तो चलिए आइए देखते हैं, हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। आप एनसीईआरटी ज़रूर लीजिए और आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, बिना एनसीईआरटी के कुछ होने वाला नहीं है, नहीं लिखते रह जाएंगे बस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि हमको नीट में सेलेक्ट होना है, हमको डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है, हमको केवल और केवल ऑप्शंस करने हैं। आपको 4 ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसी को जो है रिंग करके उसी को गोला भर के आगे बढ़ना है। आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, वो सही माना जाएगा। आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत तो है लेकिन उसको डिस्क्रिप्टिव में लिखने की ज़रूरत नहीं। विस्तृत उत्तरीय आंसर आपको नहीं देना है, आपको बहुविकल्पी आंसर देना है। इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम कम टाइम में ज़्यादा काम अच्छे से स्मार्ट वर्क करेंगे तभी हमारा काम हो पाएगा। तो चलिए हम देख लिए हैं चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 11th की एनसीईआरटी है केमिस्ट्री की, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबको पता है कि इस समय हमारे पास कितने तत्व हैं बेटा? 118 एलिमेंट हैं और उन तत्वों का वर्गीकरण हमको करना है। काहे के लिए? अध्ययन की सुविधा के लिए, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारे तत्व हैं और वो इस समय उनकी संख्या कितनी है? 118। और हर तत्व का अपना अपना यौगिक होता है, हर तत्व अपना अपना कंपाउंड बनाता है और उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन का इतना ज़्यादा कंपाउंड है कि आप गिनती नहीं कर सकते। निरंतर अगर आज आप गिनोगे, मान लो आज गिनो कि 1 करोड़ 50 लाख है, तो आप गिनते गिनते हुए 1 लाख करोड़ 50 लाख से शायद हो जाए कि 50 लाख 1000। इतना तेज कार्बन का वो बन रहा है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि तत्वों के गुणों को समझने के लिए, उनकी प्रकृति को समझने के लिए और उनका हम आसानी से अध्ययन कर सकें, इसके लिए उनका वर्गीकरण स्टार्ट किया गया। तो पहले हम लोग देखेंगे कि क्या शुरुआत में ही 118 तत्व थे? नहीं, शुरुआत में 118 तत्व नहीं है। हमारी शुरुआत हुई है 32 तत्व से, 38 तत्वों से और धीरे धीरे आज ये हो गया है कितना? 118। तो पहले बात है तत्वों का वर्गीकरण। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? तत्वों का वर्गीकरण। और ये वर्गीकरण काहे के लिए हुआ बेटा? अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए। तो क्या लिखेंगे? अध्ययन की सुविधा के लिए। तभी हम उनके गुणों को पहचान पाएंगे, तभी उनका उपयोग कर पाएंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए। और जब जिसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे, जिसके बारे में पढ़ेंगे, तभी तो हम उसका उपयोग कर पाएंगे। हर चीज़ के बारे में हम काहे पढ़ रहे हैं? क्यों हम सांप के बारे में पढ़ते हैं? क्यों हम बिच्छू के बारे में पढ़ते हैं? क्यों घोड़ा के बारे में पढ़ते हैं? क्यों पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं? क्यों इन तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं? ऐसा इसलिए है कि जब हमको ज़रूरत पड़े तो हम इसका उपयोग अपनी यूज के लिए कर सकें, अपनी सुविधा के लिए किया जा सके। अब जिसके बारे में जानते ही नहीं रहोगे तो इसका फिर कैसे उपयोग कर पाओगे? तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए पहले ये ज़रूरी है उसका उपयोग करने के लिए कि उसके बारे में आसानी से आप भली भांति जानते रहिए। तो आप लोग सब लोग एनसीईआरटी खोल लीजिए बेटा। कंप्लीट हिंदी में क्लास है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 और शुरुआत करते हैं। आप लोग भी एनसीईआरटी खोल लीजिए जो हमको यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्योंकि एकदम ये लाइव क्लास की है और जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी। तो चलिए हम पहले से देखते हैं आज अपना आवर्त सारणी प्रामाणिक तौर पर रसायन शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। रसायन शास्त्र के बारे में हम बहुत पहले से ही जानते हैं। तो उसमें है आवर्त सारणी, जिसमें तत्वों को उनके आवर्ती गुणों के आधार पर रखा जाता है। अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रतिदिन विद्यार्थी को इससे सहायता मिलती है, खोजकर्ताओं को नई दिशा मिलती है और व्यवस्थित रूप में क्या है? संपूर्ण रसायन शास्त्र का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। तो हम क्या कहेंगे कि आवर्त सारणी में क्लासिफिकेशन करने से हमको क्या मिलता है? व्यवस्थित रूप से। यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि व्यवस्थित रूप से
व्यवस्थित रूप से आवर्त सारणी में हमको सब कुछ मिलता है रूप से संपूर्ण रसायन शास्त्र का, संपूर्ण रसायन शास्त्र का, संपूर्ण रसायन शास्त्र का संक्षिप्त वर्णन मिलता है, संक्षिप्त वर्णन मिलता है। हमको क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ती है, क्यों हमको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि पूरे के पूरे रसायन विज्ञान का व्यवस्थित रूप से न संपूर्ण रसायन शास्त्र का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। पीरियोडिक टेबल अगर आप सही से पढ़ लेते हैं तो उसके हर तत्व को आप पढ़ेंगे, उसके हर तत्व के गुणों को पढ़ेंगे, उसके द्वारा बनाए गए यौगिकों कंपाउंड्स का आप जो है अध्ययन करेंगे ना, तो धीरे धीरे हमको क्या होता है कि एक पूरे रसायन शास्त्र का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, इस बात का अद्भुत उदाहरण है कि रासायनिक तत्व अव्यवस्थित समूह में बिखरी हुई इकाई नहीं होते हैं, अपितु वे व्यवस्थित समूहों में समानता प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारे पास समूह होंगे, जो हमारे पास समूह होंगे उनमें समानता होती है। एक ही तत्व जो है, एक ही जैसे तत्व न तत्व अगर समान गुण धर्म वाले तत्व जो होंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि समान गुणों वाले तत्व, समान गुणों वाले तत्व, गुणों वाले तत्व क्या होंगे, एक ही समूह में होंगे। क्या होंगे? एक ही समूह में व्यवस्थित होंगे या एक ही समूह में रखे जाएंगे। तभी तो हम कहते हैं कि भैया इनका गुण एक एक जैसा मिल रहा है, इनको एक तरफ करो। एक ही जैसे लोग एक ही जैसा रहते हैं, तब उनको बारे में अध्ययन होती है। जो लोग यह जानना चाहते हैं कि दुनिया छोटे छोटे अंशों से कैसे बनी है, उनके लिए आवर्त सारणी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इस पूरे कथन को हमको ग्लेन टी सीबर्ग नामक वैज्ञानिक ने कहा था। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास कौन से एलिमेंट और कब थे और कैसे इनकी शुरुआत हमारे पास हुई। तो जिनको नोट करना है वो नोट करते रहेंगे, आप लोग भी स्टार्टिंग से नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सन 1800 से, सन 1800 से ही हमारे पास क्या हो गया, क्लासिफिकेशन होने लगा। और उसमें केवल उस समय जब सन 1800 था तो हमारे पास कितने एलिमेंट थे, 31 एलिमेंट्स। क्या कहेंगे बेटा, 31 एलिमेंट्स। जब 31 एलिमेंट्स थे तब इसकी शुरुआत हुई। तो 31 तत्वों का ही वर्गीकरण उन लोगों ने करना प्रारंभ कर दिया जितना ज्ञात था। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास अभी तक जो चीज़ है, जितनी सुविधाएं हैं, जितना ज्ञान है, उसी के आधार पर हम काम को करेंगे। जैसे जैसे हमारे ज्ञान में विकास होगा वैसे वैसे हम क्या है, नई नई चीज़ों के बारे में और जानेंगे, उसको और संशोधित करेंगे। तो आइए और थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। अब हम ये जान गए हैं कि 1800 था, लेकिन 1800 के बाद 1865 तक या 1860 तक फिर क्या हुआ, इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। शुरुआत में होता है ना, एक बार मन हुआ, काम करना चालू किए और उसके बाद 2 दिन किए, थक गए, मज़ा नहीं आया, हटाओ छोड़ो जाने तो नहीं करेंगे। फिर 50-60 साल फिर बीत गया। इसको टार केस कहा जाता है रसायन विज्ञान का, कि 1800 के बाद 1850-60 तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। 1860 के बाद फिर से जो है वैज्ञानिक लोग आए, फिर कोई नई चीज़ें हुई और फिर जो है नए नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने खोज करता है, उन्होंने फिर 1865 में शुरुआत कर दी कि दूसरी बार जब स्टार्टिंग हुई तो 1865। कब बेटा, 1865 में। और उस समय कितने एलिमेंट थे, 63। कितने एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट। 63 एलिमेंट के साथ क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया कि अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने, और इस समय हमारे पास कितने हैं, इस समय 118 हैं। इस समय कितना है बेटा, 118। तो अगर हम कहें कि 1900 की बात करें तो वहीं पे हमारे पास कितना हो गया, 1900 से अब तक जितना भी है सब कुछ चल रहा है शुरुआत से ही। तो कहेंगे कि धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, बढ़ा ओढ़ा, तो आप सन 2000 कर लो, कुछ कर लो कि 1900 से लेकर के कहाँ तक, 2000 के बीच में। अब करंट टाइम पे कितने हैं, हम सीधे लिखते रहे 118। तो करंट एलिमेंट क्या होगा, करंट टाइम में कितने एलिमेंट है बेटा, 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक। 118 में
118 में हमारे पास हम कहेंगे 118, देखो फिर यहाँ लिख रहे हैं 118 में इस समय हमारे पास कितने हैं 94, पहले 92 था, कितना हो गया है 94, 95 भी आपको मिल सकता है। वो क्या होते हैं नेचुरल, क्या होते हैं नेचुरल, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। फिर चलो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, तो हम फिर से ऊपर लिखते हैं, फिर से हम ऊपर लिखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए तो हम फिर से ऊपर लिखते हैं। और बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, एनसीईआरटी ही आपका मेन सिलेबस है, एनसीईआरटी के सिवा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम लोग जो है इतने टेस्ट लेंगे, इतने क्वेश्चंस लेंगे, इतने आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा कि आपका यहीं से हो जाएगा। और सबसे बड़ा आपका स्टडी मटेरियल सिर्फ एनसीईआरटी की बुक ही है, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी और बायो के लिए भी। तो चलिए इसको हटाते हैं, आइए देखते हैं इसी में जिसका हो गया होगा वो करेगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो बउआ इस समय कितने एलिमेंट हैं 118, 118 एलिमेंट हैं। तो 118 में से हम कहेंगे कि जितने हमारे पास, देखिए दो भागों में डिवाइड कर दिए, 94 जो है वो नेचुरल है, 94 क्या है नेचुरल, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, और प्राकृतिक का मतलब वो कहाँ पाए जाएंगे, प्राकृतिक का मतलब ऐसा होता है कि किसी वो प्लांट में पाए जाएं ना, किसी एनिमल्स में पाए जाएं, क्या है एनिमल्स में पाए जाएं, या तो वो प्लांट एनिमल्स के बजाय कहाँ पे पाए जाएंगे सॉइल एंड वाटर में, सॉइल एंड वाटर में, मतलब कहीं भी प्रकृति में मिलेंगे तो इनको हम नेचुरल कहेंगे। चाहे वो पौधों में पाया जाए, चाहे वो जंतुओं में पाया जाए, चाहे किसी जो है नदी तालाब झरने में पाया जाए, मिट्टी में पाया जाए, पहाड़ों में पाया जाए, चट्टानों में पाया जाए, कहीं भी, उसे क्या कहते हैं नेचुरल। और जो होते हैं 118 के बाद रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब 194 के बाद जो बचे होते हैं, 94 छः कितना होगा 100, 18 6 24, क्या है 24 एलिमेंट, जो इसलिए कहेंगे रिमेनिंग एलिमेंट। और वो कितना है बेटा लगभग 24, कितना 24 है, वो आर्टिफिशियल होते हैं। क्या होते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब उनको लैब में बनाया गया है, क्या है कृत्रिम ढंग से बनाए गए होते हैं, कृत्रिम, कृत्रिम, कृत्रिम मतलब ह्यूमन मेड, क्या है ह्यूमन्स के द्वारा लैब में प्रयोगशाला में बनाए गए हैं, प्राकृतिक में नहीं पाए जाते। प्राकृतिक अवस्था में सिर्फ 94 पाए जाते हैं। अगर आपको 94 ना मिलेगा तब उसके बाद आप 92 करिएगा, क्योंकि पुराना पहले 92 ही था, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 94 और क्या है 92, 94 या तो 92, पहले 94 ही है, पहले क्या है 94 ही है। तो अब हम करेंगे कि किस वैज्ञानिक ने कैसे, किसका उन्होंने वर्गीकरण किया, शुरुआत अब यहाँ से होती है। तो हम लोग आइए देखते हैं कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। हमको नाम है उनका जॉन डोबे राइनर। कहाँ पे डोबे राइनर। आप लोग हमको बताइए किस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, बताइए। जर्मनी। कहाँ से? जर्मनी के। बोलिए बोलिए, बोलना अलाउ है बेटा, क्लास में आप बात कर सकते हैं, सब्जेक्ट के मामले में बोलिए। जर्मनी। कहाँ पे? जर्मनी। और कब दिए थे बेटा? 1800 में। क्या है? 1800 में। इनका पहला बार सन 1800 में जॉन डोबे राइनर, जो कि रसायनज्ञ थे, कहाँ के? जर्मनी के, उन्होंने ये बताया कि तत्वों के गुणधर्म क्या है, उनके परमाणु भारों से मैच करते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने ये बताया कि हमारे पास गुणधर्म के बारे में। तो इनका क्लासिफिकेशन, इनके क्लासिफिकेशन का नाम था क्या? ट्रायड लॉ। क्या कहेंगे? ट्रायड लॉ। ट्रायड लॉ का मतलब होता है बेटा त्रिक नियम। क्या कहेंगे? त्रिक नियम। इस 1800 में इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन इस सन को इन्होंने दिया किस में था? त्रिक नियम 1829 में। एक्सपेरिमेंट अपना तो उन्होंने 1800 में किया, चालू किया था, लेकिन अपना इन्होंने ये जो नियम दिया है ट्रायड लॉ कब दिया था? 1829 में। 1829 में इन्होंने ये बताया कि अगर हम दो तत्वों के क्या है, पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भार लें और उसका औसत निकालें,
तो उसका औसत दूसरे परमाणु भार का लगभग समान होगा, दूसरे तत्व के परमाणु भार के लगभग समान होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डोबे रायनर का क्या है, ट्रायडलातिक नियम। यही पूछा जाता है कि सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया, डोबे रायनर ने। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। कौन सा सन था, 1829। और जो है उस नियम का नाम क्या था, जिसे कहते हैं त्रिक नियम। क्या नाम था, त्रिक नियम, ट्रायड लॉ कहा जाता है। इस नियम के अनुसार उन्होंने यह बताया कि हमारे पास प्रारंभिक में ही संकेत कि तत्वों के गुणधर्म में निश्चित प्रवृत्ति होती है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम 3 तत्व लें, ट्रायड लॉ के अनुसार अगर हम लें लिथियम, लिथियम के बाद देखो क्या है, सोडियम, और सोडियम के बाद के है पोटेशियम। ये बेटा क्या है, लिथियम। क्या है, लिथियम। ये क्या है, सोडियम। क्या है, सोडियम। आप सब जानते, थोड़ा सा हम बस लिख रहे हैं। ये क्या है, पोटेशियम। उन्होंने ये कहा कि अगर हम पहले और तीसरे का एवरेज लें, अगर इस समय ये ग्रुप में है, कहाँ पे, ग्रुप में, पहले और तीसरे का अगर हम लें, देखो पहला और क्या है, तीसरा, तीसरे का एवरेज लें तो जो आएगा वो दूसरे के परमाणु भार के लगभग बराबर होगा। लगभग क्या होगा, बराबर होगा। तो आओ देखते हैं ट्रायड लॉ सही होता है। पहला कौन सा है, लिथियम। क्या होता है, लिथियम। और लिथियम का हमारे पास परमाणु भार आप जानते हैं कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। क्या होता है, 4 है लिथियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद क्या है, लिथियम। चलिए तो 7 है, क्या लगभग क्या है, 7, 6 और 7। ठीक है, हम बेटा 6 लिखे हैं, 7। चलिए अब पोटेशियम का हमारे पास कितना है, 39, 39। क्या है, 39। और इन दोनों का अगर एवरेज लें तो इन दोनों का 39 और 7 कितना होगा, 46। क्या होगा, 46। तो 46 बटे हमारे पास कितना आया, 2। और ये देखो आया 23। क्या आया, 23। और ये सोडियम का ही होता है। तो उन्होंने कहा पहले और तीसरे का, पहले और तीसरे का अगर एवरेज लेंगे तो हमको दूसरे का परमाणु भार पता चल जाएगा। तो ये एटॉमिक नंबर है नहीं, एटॉमिक मास है बेटा, एटॉमिक मास। क्या कहेंगे, एटॉमिक मास ऑफ किसका, सोडियम। किसका, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा, 23। लेकिन इसके साथ और भी देखते हैं एग्जाम्पल, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद और भी हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम है हमारे पास। कैल्शियम के बाद हमारे पास आपकी बुक में है स्ट्रोंटियम है। स्ट्रोंटियम के बाद क्या है, बेरियम है। तो इसी में फिर ऐसे देखते हैं कि कैल्शियम का अगर हम एवरेज लें, Ca कैल्शियम और प्लस क्या है, बेरियम, इसका एवरेज लेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम का हम लोग जानते हैं 40, कैल्शियम का 40 और बेरियम का 137। बेरियम का 137 परमाणु भार होता है। इसको 2 से हम काटेंगे तो हमारे पास देखो कितना होगा बेटा, ये 7 आएगा और 4 3 कितना आएगा, 7, 177। क्या है, यहीं पे कर दे रहे हैं, 177 बटे 2। ये लगभग कितना आता है, 8 8 16 और 8 8 16, लगभग 88 दशमलव कुछ, लगभग क्या है 88.5 आपके पास आएगा ये। ठीक है, 80 80 160 16 8 8 16, तो 88 दशमलव कितना आएगा, 5। तो लगभग ये बेटा किसके पास है, बेरियम के ही, मतलब स्ट्रोंटियम के बराबर ही है। स्ट्रोंटियम का 88 होता है, स्ट्रोंटियम के कितना होता है, 88 होता है। ये 88.5 आया है। तो हम ये मानते हैं कि अगर पहले और तीसरे का हम लोग एवरेज लें, औसत लें, तो दूसरे तत्व का परमाणु भार आ जाएगा। इसी को जॉन डोबे रायनर ने कहा था त्रिक नियम। क्या कहते हैं, त्रिक नियम। तो त्रिक नियम को 1829 में दिया गया। रसायनज्ञ क्या थे, जर्मनी के थे और उनका नाम क्या था, ट्रायड लॉ, त्रिक नियम, और इन्होंने ये दिया था नियम। लेकिन इनके बाद एक बात और है, हम ऊपर का थोड़ा हटाते हैं। यहाँ आप नोट कर चुके होंगे, जिन्होंने नोट किया होगा बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
कि जॉन डोबे राइनर का ये जो है कुछ ही तत्वों तक सीमित था। त्रिक नियम क्या कहेंगे, कुछ ही तत्वों तक सीमित था, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। तो क्या कहेंगे, त्रिक नियम। त्रिक नियम कुछ ही तत्वों के लिए, कुछ ही तत्वों के लिए, तत्वों के लिए सही पाया गया, सही पाया गया। त्रिक नियम कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया, ठीक है। इसलिए इस मत पर विशेष ध्यान बेटा नहीं दिया गया। आपको रीजंस भी पता होना चाहिए, नहीं दिया गया क्यों, क्योंकि सब के लिए सही नहीं था, बहुत कम के लिए सही था। और 1800 में अभी आप देख चुके हैं कि 1800 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने तत्व थे, 32-33 तत्व थे, तो 31 तत्व था, तो उस पर ज़्यादा सही नहीं हुआ। तो त्रिक नियम को हम लोग क्या करते हैं, हटा दिए कि अगर दो तत्वों का परमाणु भार, पहले और तीसरे का परमाणु भार लें तो दूसरे तत्व का परमाणु भार आ जाएगा, लेकिन ये सब के लिए सही नहीं हुआ, सब के लिए सही नहीं हुआ, इसलिए इसको हटा। दूसरे हमारे पास साइंटिस्ट आए जिनका नाम है बेटा न्यूलैंड। क्या नाम है, न्यूलैंड, और ये अंग्रेज़ थे। क्या थे, अंग्रेज़ थे। इन्होंने जो नियम दिया था, उन्होंने दिया था ऑक्टेट रूल। हमारे पास दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम बेटा है न्यूलैंड। क्या है, न्यूलैंड। न्यूलैंड कहाँ के थे, जर्मन नहीं, इंग्लिश। क्या है, इंग्लिश मैन थे। इंग्लिश मतलब अंग्रेज। क्या है, अंग्रेज आदमी थे, ब्रिटेन के थे, मतलब इंग्लैंड के थे। और इन्होंने किस सन में दिया बेटा, 1865 में। बोले ना, इसके बाद जब डोबे राइनर का ये नियम सही नहीं हुआ तो उन्होंने त्याग दिया अपना विचार ही, तो लोगों ने भी उन पे ध्यान नहीं दिया। फिर 1800 से 2900 लेकर के 1865 तक कुछ काम नहीं हुआ, और 1865 में आए कौन, अंग्रेज रसायनज्ञ। कौन थे, न्यूलैंड ना। न्यूलैंड ने क्या दिया, ऑक्टेट रूल। पहले बात यही याद रखना, इनके नियम का नाम क्या है, ऑक्टेट लॉ। क्या कहेंगे, ऑक्टेट लॉ। ऑक्टेट लॉ को बेटा हिंदी में कहते हैं अष्टक नियम। क्या कहते हैं, अष्टक नियम। अष्टक नियम, और इसका एक दूसरा नाम क्या है, म्यूजिकल लॉ। क्या कहेंगे, म्यूजिकल लॉ। म्यूजिकल लॉ कौन सा, भारतीय संगीत वाला। क्या कहेंगे, भारतीय संगीत का नियम, भारतीय संगीत का नियम। ऐसा इसलिए है कि भारतीय संगीत में कितने नोट्स होते हैं, नोट्स का मतलब स्वर, कितने स्वर होते हैं, वो हमारे पास 7 हैं। और 7वां के बाद जब 8वां आता है तो उसका गुण किससे मिलता रहता है, पहले से। किससे मिलता रहता है, पहले से। इसीलिए इसको कहा गया ऑक्टेट लॉ, और अथवा क्या कहेंगे, म्यूजिकल लॉ, संगीत का नियम। न्यूलैंड ने दिया था 1865 में, और जब इन्होंने 1865 में दिया था तो उस समय कितने एलिमेंट थे बेटा, 63 या 64, कितने, 63 लिखा होगा, 63 या 64 तत्व हमारे पास थे। तो इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा तत्वों के साथ अपना रिसर्च किया, तो इनका क्या है, ज़्यादा ही आएगा और अच्छे भली भांति से। चलो, क्योंकि ये सब आपको जितना पूछा जाता है बेटा वही लिख रहे हैं हूबहू। तो न्यूलैंड के यहाँ के थे, इंग्लिश मैन थे, मतलब अंग्रेज थे। इन्होंने 1865 में अपना नियम दिया। इनके नियम का नाम था क्या, ऑक्टेट लॉ, अष्टक नियम ना। और ये क्या था, म्यूजिकल लॉ, भारतीय संगीत का नियम। इनका भी पीरियोडिक टेबल, इनका भी वर्गीकरण तत्वों के परमाणु भार पर आधारित था। क्या कहेंगे, एक चीज़ और लिखो, इनका भी, इसलिए कि डोबे राइनर का भी उसी पे था, इनका भी वर्गीकरण तत्वों के परमाणु भारों पर, तत्वों के परमाणु भारों पर, परमाणु भार पर
आधारित था। किस पे आधारित था? बात ना करो। इनका भी वर्गीकरण तत्वों के परमाणु भार पर आधारित था। अब हम इनके नियम को लिखेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए और जिनको बच्चों स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और प्लीज़ एनसीईआरटी को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन करवाएगी। ज़्यादा बेफालतू का भौकाल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ये इनका नोट्स मंगाएंगे, उस कोचिंग का नोट्स मंगाएंगे, स्टडी मटेरियल लेंगे, ये इन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं है। न जाके आपको 80-90 हज़ार रुपये जमा करना है, बस आप एनसीईआरटी पढ़िए अपनी 11th-12th की और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग आइए इन्हीं न्यूलैंड के नियम को लिखते हैं कि अष्टक नियम। अष्टक नियम के अनुसार ऐसा है कि हमारे पास पता है कि अष्टक नियम में हम पहले आपकी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे इनका पूरा नाम क्या है और इनकी पूरी चीज़ें क्या हैं। आप लोग भी साथ में एनसीईआरटी लेके पढ़िए और उसको अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने 1865 में अष्टक नियम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, तो हम इसको ऑक्टेट लिखें, एक ही बात हुई, को विकसित किया। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था। तो हम यहाँ पे दिए हैं ना कि इनका वर्गीकरण किस पे था? तत्वों के परमाणु भार पर। कैसे? तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार पर आधारित था। अब आते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको अंडरलाइन करनी है ताकि आप किताब ही पढ़िए। तथा पाया कि किसी भी तत्व से आरंभ करने पर 8वें तत्व के गुणधर्म प्रथम तत्व के समान थे। यही नियम है, यही नियम है कि क्या होता है इस नियम के अनुसार, ऑक्टेट लॉ के अनुसार। ऑक्टेट लॉ क्या है कि 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान होता है, पहले तत्व के समान होता है, समान होता है। जैसे बेटा भारतीय संगीत में, जैसे क्या है भारतीय संगीत में कहाँ से स्टार्ट होता है? सा रे गा मा पा धा नी, इतना होता है 7, 8वां फिर आ जाएगा तो हो जाएगा सारे गामा। तो देखिए ये होता है गुणधर्म। तो हम आइए दिखाते हैं कि मान लो हमारे पास भारतीय संगीत का अगर हम नोट्स लिखें, भारतीय संगीत इंडियन म्यूजिक का, भारतीय संगीत का जो नोट्स होता है, संगीत के स्वर, जिनको ना पता होगा उनको भी ये पता चल जाएगा कि भारतीय संगीत के स्वर कहाँ से हैं। सा है, रे है, गा है, मा है, पा है, धा है, नी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां अगर करेंगे, 8वां जैसे किए तो फिर 8वां क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। तो पहला और 8वां, ये पहला, ये दूसरा बेटा, ये क्या है? तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और क्या है? 7वां। और जो 8वां आएगा वो देखो फिर से क्या है? पहले ही जैसा, फिर से पहले ही जैसा। पहले और जो है 8वें के गुणधर्म क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। इसीलिए इन्होंने भी कहा कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम लें, अब तत्वों की बात करते हैं, अब तत्वों की बात करते हैं। मान लो हम हाइड्रोजन से लिए, कहीं से भी, पहला क्या था? हाइड्रोजन। तत्वों के बढ़ते परमाणु के आधार पर इन्होंने कहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बाद क्या आएगा बेटा? हीलियम। हाइड्रोजन बाद हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां ऑक्सीजन के बाद और लिखते हैं। तो हम यहीं तक लिखेंगे ताकि 8वें को दिखा सकें। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियान, नियान के बाद यहाँ से आते हैं क्या? सोडियम। साथ ही को लिखो 8वें एक दूसरे के। सोडियम के बाद हमारे पास क्या आएगा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा बेटा? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा? सिलिकॉन, क्या आएगा? सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद क्या आएगा? फास्फोरस, फास्फोरस के बाद क्या आएगा? सल्फर, सल्फर के बाद हमारे पास क्या आएगा? हाँ, सल्फर का 16, क्लोरीन क्या है? क्लोरीन का 17, फिर क्या है? आर्गन का 18, आर्गन के 18 के पोटेशियम,
क्या 19 और कैल्शियम क्या है 20। हमने यहीं तक काहे लिखा, क्योंकि इनका नियम 20 ही तक चालू था। 20 तक का मतलब सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई होता है, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। चाहते तो 8 ही लिखते, चाहते तो बच्चे 8 ही लिखते हैं, लेकिन 8 इसलिए नहीं लिखे कि ताकि आपको पता चल जाए कि उनका नियम केवल 20 तक ही अप्लाई होता है। 20 के बाद इनका नियम भी फेल हो गया, अन्य किसी तत्व के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, किसी और तत्व का गुणधर्म सेम नहीं हुआ। तो कहीं से भी अगर आप चालू करिए, कहीं से भी आप चालू करेंगे तो पहले का 8वें के समान ही गुणधर्म होगा। ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वें का फिर किसके पहले का। मान लो आप पहला इसको नहीं मान रहे हैं, पहला इसको मान ले रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो ये 7वां और ये क्या है 8वां। देखो पहला और 8वां सेम है, इनके गुणधर्म आएंगे। मान लो तुम इसको पहला नहीं मान रहे हो, क्या तो सर जी हम इसको पहला नहीं मानेंगे, आपका मामला सही नहीं हमको लग रहा है, जानबूझ के ऐसा किए हैं। तो पहला तुम इसको मानो, किसको मान लें, इसको मान लें। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, देखो 8वां फिर यहीं आया, जस्ट उसी के नीचे आएगा, जस्ट उसी के नीचे। मतलब हम अगर समूहों में व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि पहले से पता है कि समूहों में व्यवस्थित करेंगे, एक ही स्वभाव वाले, एक ही जैसे लोग एक ही ग्रुप में रहते हैं ना, पढ़ने वालों का ग्रुप अलग, बिजनेस करने वालों का ग्रुप अलग ना, नेतागिरी करने वालों का ग्रुप अलग, और सड़क पर ताड़ने वालों का भी ग्रुप अलग। 4 लोग बैठ के इसे देखते रहते, कुछ चाय पीते रहेंगे, बैठते रहेंगे, उठे कितना रिक्शा आया, कितना रिक्शा गया ना, तो कितने ऑटो आए, कितने ऑटो गई, तो उनका ग्रुप ही अलग होता है। तो क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव एक जैसा है, उनका गुण एक जैसा है, उनका गुणधर्म का मतलब ही हुआ कि उनका गुण और उनका स्वभाव एक ही जैसा होगा। तो चौराहेबाजी भी एक ही जगह बैठ के करते हैं। कुछ लोग चाय पट्टी वालों के साथ बैठते हैं, कुछ लोग अंडों वालों के साथ बैठते हैं। अब कृष्णा सोचा तो हम कहते हैं तो क्या करते हैं, अंदर से स्वभाव को क्या है बदलना टाइम लगेगा बेटा। तो पहले का गुणधर्म 8वें के समान ही होगा। और ये क्या कहेंगे, न्यूलैंड का, यहीं पे हम कर दे रहे हैं भैया, न्यूलैंड का यह नियम कहाँ तक अप्लाई होता है, केवल कैल्शियम तक। पहले उनको नहीं पता था कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, क्योंकि वो लोग परमाणु क्रमांक के चक्कर में पढ़ भी नहीं करते थे, परमाणु भार के ऊपर पढ़ चढ़ते थे, क्योंकि बोझा उन लोगों के ऊपर ज़्यादा लदा रहता था। हमेशा बस यही सोचते कि कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है, कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है, दबा रहता है ना, सर पे सवार, शनि सवार तब भी सर पर सवार, दलिद्र सवार तब भी सर पे सवार, परमाणु भार सवार तब भी सर पे सवार। तो उनको परमाणु क्रमांक से मतलब नहीं था। तो न्यूलैंड का केवल और केवल कहाँ तक सही था, 20 नहीं, कैल्शियम तक। पहले 20 को पता ही नहीं था, अब पता चला कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20। तो नेक्स्ट पॉइंट में इसको लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कि यह नियम कौन सा, ऑक्टेव लॉ, यह नियम सिर्फ कैल्शियम तक, अब लिख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक 20 होता है, कैल्शियम तक सही पाया गया, सही पाया गया, इसलिए इसको भी छोड़, 20 ही तत्व का ही कर पाए। कैल्शियम तक में शुरुआत से इन्होंने के 20, और उस समय एलिमेंट थे कितने थे 63 में सिर्फ 20 का किए, तो भैया 50% भी नहीं किए। तो लोगों ने कहा ना 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 ना, मामला गड़बड़ है, 50% होता तो सोचा जाता है, 50 से ज़्यादा होता तो भी सोचा जाता है, लेकिन ये क्या है। तो बताइए इनका नियम कहाँ 20 तक, हम कह रहे हैं 63 तक तो थे, तो अब हम कह रहे हैं कि 20 आउट ऑफ 20 कितने में 63 में सिर्फ 20 कौन नंबर है, फेल है, 33% में पहुँचते तो क्या फायदा नंबर है। तो इसका इसलिए नियम गड़बड़ है। तो न्यूलैंड का ये भी नियम, लेकिन प्रयास इन्हीं लोगों ने किया, जब शुरुआत इन्हीं से होगी तभी आगे काम होगा। इसीलिए कहते हैं आप शुरुआत कर दीजिए, काम होगा, शुरुआत तो करिए। तो चलिए इसको आप लोग नोट करिए, और बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने सुझाव जो कमी रह जाती हो हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं यह भी बताइए। और प्लीज़ वीडियो को छोड़िए मत, उसको कंप्लीट देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और NCERT ज़रूर पढ़िए, बिना NCERT पढ़े कुछ नहीं होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो पे, तब तक आप जो है NCERT पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।